की कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि कई ऐसे केसेस जो पुलिस की वजह से अदालत में नाकाम होते हैं, लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस वाले अपनी जी जान झोंक देते हैं और कैसे फिर वो कातिल तक पहुंचते हैं। कहानी 1954 की है, बहुत ही मशहूर कहानी है ये अपने ज़माने की, यानी अब से करीब 68 साल पुरानी कहानी है। कहानी कोलकाता की है। कोलकाता में टॉलीगंज एक इलाका है और इसी टॉलीगंज थाने के इलाके में 30 जनवरी की सुबह सुबह का ये वाकया है। 30 जनवरी की सुबह सुबह अभी सारी दुकानें भी नहीं खुली थीं, अभी शहर शायद सोकर पूरी तरह जागा भी नहीं था। आपने देखा होगा हर शहर में सफाई होते हैं, सुबह सुबह सफाई कर्मचारी सड़क पर बाकी जगहों पे अपना झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। तो इस टॉलीगंज इलाके में भी सफाई कर्मचारी सड़क की सफाई कर रहे हैं ताकि लोग सुबह उठेंगे, दुकानें खुलेंगी, शहर साफ सुथरा दिखे। इसी सफाई करते करते एक सफाई कर्मचारी इस इलाके में, उसका नाम था क्योरताला शमशान घाट के करीब टॉलीगंज में, उसे एक टॉयलेट के बाहर कुछ अखबार के बंडल मिलते हैं। बंडल के एक पैकेट होता है वो। अब वो जब देखता है तो वहाँ कुल ऐसे 3 पैकेट हैं अखबारों के। तीनों पैकेट टॉयलेट के बाहर पड़ा हुआ। अब एक सफाई कर्मचारी, उसे पता है लोग पता नहीं क्यों कूड़ा करकट फेंक देते हैं, तो उसने इन तीनों पैकेट के करीब गया। अखबार ऊपर से है, अखबार के ऊपर नारियल की रस्सी है जिससे वो पैकेट बंधा हुआ है। अब वो एक पैकेट को खोल देता है। जैसे ही खोलता है उसकी चीख निकल जाती है। चीख निकलती है, आसपास के सफाई कर्मचारी बाकी लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं वो उस खुले हुए पैकेट को, उनकी भी चीख निकलती है। फिर कोई पुलिस को फ़ोन करता है, वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ जमा हो जाती है, पुलिस पहुँचती है। अब पुलिस उन अखबारों को खोलती है। हर अखबार नारियल की रस्सी से बंधा हुआ है और जब वो खोलते हैं तो उसके अंदर से इंसानी अंगों के अलग अलग टुकड़े मिलते हैं, लाशों के। जो ये 3 अखबार थे, जो 3 पैकेट थे, उसमें से जब पहला पैकेट खोला गया तो उसके अंदर 2 बाजुएं थी इंसान की कटी हुई, मतलब जो कोहनी को जोड़ती है यहाँ तक। इसके अलावा हथेली थी, उंगलियां थीं, कलाई थी, कोहनी थी। ये सारे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े थे इन 3 अलग अलग अखबारों के पैकेट में। इसके बाद जब पुलिस ने ध्यान दिया तो देखा कि जो अखबार है वो कोलकाता से निकलने वाला एक न्यूज़पेपर, लोकल डेली जुगांतर न्यूज़पेपर के अलग अलग पन्नों को लपेट कर ये पैकेट तैयार किए गए थे। और ये जुगांतर न्यूज़पेपर था उसी साल, यानी कि 1954 के 21 नवंबर का एडिशन था वो। 21 नवंबर का वो अखबार था। पुलिस सारे लाशों के टुकड़े को समेटती है और सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में ले जाकर रख देती है। अब ये टुकड़े मिले, ये आधे अधूरे थे। अब पुलिस को उम्मीद थी कि बाकी लाशों के टुकड़े मिलेंगे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये सुबह की बात थी, 30 जनवरी की। दोपहर लंच का वक्त आ जाता है। लंच होने के बाद बहुत सारे लोग इधर उधर टहल रहे थे। कुछ लोग काली घाट पार्क में भी टहल रहे थे और ये पहली जगह से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। टहलते टहलते एक शख्स की नज़र वहाँ एक पेड़ के नीचे कुछ अखबार के पैकेट्स पर पड़ते हैं और अखबारों में कुछ चीज़ें लिपटी हुई थी और उसके ऊपर नारियल की रस्सी से उसको बांधा गया था। अब उस शख्स ने भी सोचा कि पता नहीं इसके अंदर क्या है। उसने एक पैकेट खोल दिया। जैसे ही उसने खोला उसकी भी चीखें निकल गई। इस बार इस पेड़ के नीचे कुल 4 पैकेट थे। पहली जो सुबह मिली उसमें 3 पैकेट थे, इस बार 4 अलग अलग पैकेट थे और चारों पैकेट सेम उसी तरह अखबार में, और चारों को नारियल की रस्सी से बांधा गया था। अब फिर हंगामा हुआ, पुलिस की टीम भागी भागी आई। जब पुलिस की टीम आई फिर उसने खोलना शुरू किया पैकेट को बारी बारी से। तब तक पुलिस को ये पता था कि सुबह कुछ अखबारों में कुछ इंसानी लाशों के टुकड़े मिले। अब पुलिस ने इस बार जो पैकेट खोले तो उनमें से अलग अलग पैकेट पे जो 4 पैकेट थे, एक में घुटने से तलवे तक इंसानी लाश का एक टुकड़ा मिला, 2 पैर मिले। इसके अलावा आंखों पर पट्टी बंधा हुआ सर मिला, मतलब गले से लेकर, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ था। कान, फटे हुए होंठ, ये सारी चीज़ें। चेहरा जो है वो एकदम पहचान में नहीं आता, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्किन हटा लिया गया हो। इसके अलावा एक पैकेट में
एक भ्रूण मिला, मतलब एक ऐसे बच्चे जो अभी शायद जस्ट पैदा हुआ हो या पैदा होने वाला हो। अब ये बड़ी अजीब विभत्स चीज़ें थी, अजीब खौफनाक मंजर था। तो पुलिस ने अब देखा कि 4 पैकेट मिले हैं कि आसपास में कुछ सुराग मिल जाए। पुलिस ने उसी पार्क के आसपास की तलाशी ली तो कुछ दूरी पर पुलिस को कामयाबी मिली, एक और अखबार का पैकेट मिला। उस पैकेट को जब खोला गया तो उसमें इंसान के 2 जांघ कटे हुए मिले। एक जांघ के ऊपर एक कटा हुआ निशान था, मार्क था, शायद वो पैदाशी मार्क था। जो 4 पैकेट मिले थे पेड़ के नीचे से, इस बार वो चारों पैकेट भी उसी न्यूज़पेपर जुगांतर के थे जिसमें पहले 3 पैकेट मिले थे। पहला जो था वो 21 नवंबर का एडिशन था। इस बार जो 4 अखबार के पैकेट बनाए गए उनमें से एक 21 नवंबर का था, 1953 का था वो, और ये 54 चल रहा है। दूसरा 10 जनवरी का था 1954 का, तीसरा 25 जनवरी 1954 का, और तीसरा 26 जनवरी 1954 का। तो ये सारे थे। और जो उसी पार्क में एक और लाश मिली, वो भी जिस अखबार में लिपटी हुई जुगांतर ही अखबार था, और वो नवंबर के महीने का अखबार था। अब कुल मिलाकर पुलिस को 8 पैकेट मिले, और उन 8 पैकेट में एक इंसान टुकड़ों में मिला। पुलिस ने इन तमाम टुकड़ों को अब अस्पताल पहुंचाया। अब इसका पोस्टमार्टम शुरू हुआ। 31 जनवरी को पोस्टमार्टम किया डॉक्टरों ने। करीब 8 घंटे तक उन्होंने मेहनत की। इन 8 घंटों की मेहनत के बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये एक तो लाश किसी महिला की है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं दे पाए। चेहरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था, स्किन थी नहीं चेहरे पे। तो 8 घंटे लगे, बस ये पता चला कि ये एक महिला की लाश है। अब एक लाश है लेकिन चेहरा नहीं है, चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं है। अब जब तक लाश किसकी है ये ना पता चले तो कातिल तक कैसे पहुँचे। याद रखिएगा 1954 है, साइंस टेक्नोलॉजी ने ये सारी इतनी तरक्की नहीं की थी। अब पहला चैलेंज ये था कि इस महिला के बारे में पता किया जाए जिसकी लाश है। पुलिस ने आसपास के तमाम थानों से पता किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या किया जाए, दिन बीत रहे, पहचान हो नहीं रही है। आखिरकार पुलिस ने फिर कहा कि चलो अच्छा, इस दौरान में इस केस को जो कोलकाता पुलिस की जासूसी डिपार्टमेंट है उनको सौंप दिया गया। और इस केस को लीड कर रहे थे उस ज़माने में एक मशहूर पुलिस अफसर हुआ करते थे जिनकी इन्वेस्टिगेशन स्किल के लोग कायल थे, मतलब गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेते थे। उनका नाम था साम्रेंद्र नाथ घोष। तो ये केस साम्रेंद्र नाथ घोष को दिया गया जो कोलकाता की जासूसी पुलिस डिपार्टमेंट के हेड थे। अब चेहरा मिल नहीं रहा है, औरत कौन है ये पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने फिर तय किया कि चलो एक काम करते हैं। साम्रेंद्र घोष ने उस वक्त अपना कहा कि इस केस को कैसे सॉल्व करना है जब तक महिला की लाश की शिनाख्त ना हो जाए। टेक्नोलॉजी आज के दौर की बहुत सारी चीज़ें थी नहीं, उस ज़माने में एक प्लास्टिक सर्जरी भी थी। तब साम्रेंद्र घोष पहुंचते हैं और उस ज़माने में कोलकाता के एक नामचीन प्लास्टिक सर्जन थे जिनका अच्छा खासा नाम था, और इनका नाम था डॉक्टर मुरारी मोहन मुखर्जी। अब साम्रेंद्र घोष डॉक्टर मुरारी मोहन मुखर्जी के पास जाते हैं और इस लाश की कहानी बताते हैं। एक ऐसी लाश है जिसके चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन लाश के सारे अंग हैं, तो क्या उनको देखकर आप उस लाश को उसका चेहरा दे सकते हैं? डॉक्टर मुरारी ने कहा हम कोशिश करते हैं। अब इसके बाद प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मुरारी लग गए उस लाश को चेहरा देने में। उसी लाश के अलग अलग अंगों के स्किन को सब निकाल कर उस चेहरे पे उन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई। हूबहू तो नहीं बना, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना था कि ये लगभग चेहरा वैसा है, पर वो खुद भी श्योर नहीं थे। अब जब डॉक्टर मुरारी ने वो चेहरा बना दिया, एक प्लास्टिक सर्जन ने, उस ज़माने में इस देश में आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहला केस था जिसमें किसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक चेहरे को बनाने के लिए, एक लाश को उसका चेहरा देने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई गई, एक मुर्दे की। तो प्लास्टिक सर्जरी के बाद चेहरा बना, उस चेहरे की तस्वीर ली गई और उस तस्वीर को पूरे इलाके में चिपकवा दिया गया, दीवारों पर, अखबारों में दे दिया गया कि आप इस तस्वीर को छापें, कोई जानता हो तो। अब अखबारों में भी छप गया, दीवारों पे भी चिपक गई, लेकिन कोई सामने नहीं आया उस चेहरे का जानने वाला जो बता सके। करीब महीना बीत गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस की तफ्तीश जारी है, इधर साम्रेंद्र घोष लगे हुए हैं। अब 30 जनवरी का ये वाक़या था, अब फरवरी ख़त्म होने वाला है।
महीने से ऊपर हो गया, चेहरा भी काम नहीं आया, प्लास्टिक सर्जरी कराई, वो भी कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से कत्ल किया गया और लाशों के टुकड़े किए गए, वो कोलकाता के इतिहास में पहली बार था ऐसा कि इतना ब्रूटल तरीके से मारा गया हो, कि छोटे छोटे लाश के टुकड़े किए गए हों। अब पुलिस परेशान, कातिल तो दूर की बात है, मकतूल की पता नहीं चल रहा है कि वो जो मरी है वो कौन है। केस में दिन रात उलझे हुए हैं, जो जासूस हैं या जासूसी डिपार्टमेंट के चीफ, जो केस के आईओ साम्रेंद्र। 25 फरवरी 1954 की तारीख आ जाती है। अब तक लगभग महीना होने वाला है, केस में कोई क्लू नहीं मिला है। रात का वक्त है, करीब 9 बज रहे हैं। साम्रेंद्र की उस दिन तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उन्हें सर्दी जुकाम हो रहा है। वो अपनी सरकारी गाड़ी से निकलते हैं घर के लिए। रास्ते में उन्हें लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, थकान भी ज़्यादा, इस केस पे काम भी बहुत किया। बट उन्होंने कहा कि चलो एक कफ सिरप खरीद लेते हैं, रात को पीकर सो जाएंगे, सुबह से तबीयत ठीक हो जाएगी, कोई बहुत काम है। ड्राइवर से कहते हैं कि चलो रास्ते में जहाँ मेडिकल स्टोर मिले वहाँ गाड़ी रोकना। अब एक जगह पर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। रात का वक्त है, करीब 9:30 बजे। ड्राइवर गाड़ी रोकता है, वहाँ पे एक साथ मेडिकल स्टोर दो थे, 2 दवा की दुकानें थी। पर देखा कि एक आदमी एक दुकान के शटर गिरा रहा है, तो उन्होंने कहा चलो हटाओ। दूसरी दुकान खुली हुई, उसमें एक शख्स बैठा हुआ है। गाड़ी रुकी, साम्रेंद्र निकलते हैं और मेडिकल स्टोर में दाखिल हो जाते हैं। कहते हैं मुझे कफ सिरप चाहिए। वो उनको देखता है, फिर कहता है उसकी दुकान में बहुत सारी दवाएं थी नहीं। उसने कहा इस वक्त कफ सिरप तो नहीं है, आप बुखार की बाकी कोई दवा चाहिए तो आप वो ले लीजिए। कहते हैं कि नहीं, मुझे कफ सिरप चाहिए। फिर वो पूछते हैं कि जब दवा की दुकान खोल रखी है तो दवा क्यों नहीं रखते हो? तो बोला साहब मैं क्या करूं, मालिक अगर ला कर देंगे तो हम रखेंगे। तो उसने कहा तुम्हारा मालिक कहाँ है, बुलाओ। तो वो जो दुकान पे बैठा हुआ शख्स है वो कहता है कि मालिक के तो दीदार किए हुए 1 महीने हो गए, 1 महीने से मेरा मालिक मुझे दिख ही नहीं रहे, और दवाएं भी सब खत्म होती जा रही हैं, उनको दुकान की फिक्र नहीं है। कहते अच्छा ठीक है, मालिक को बोलो दुकान चलाता है तो ढंग से चलाए, वरना ऐसे क्या मतलब है। ये कहकर समरेंद्र वापस गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। अब घर की तरफ जा रहे हैं, दवा मिली नहीं है। अचानक घर पहुंचने से पहले उस आदमी की बात उनके कानों में फिर से गूंजती है कि मालिक 1 महीने से तो आए नहीं, उसकी शक्ल नहीं दिखी, दर्शन नहीं हुए, तो दवा कहाँ से खरीदे, कौन लाए, दुकान ऐसे ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि मालिक 1 महीने से नहीं आया और 1 महीने से दुकान यूं ही चल रहा है। फिर उन्हें याद आया वो जासूस पुलिस वाले कि 1 महीने पहले ही तो उन्होंने ये केस लिया है, एक लाश मिली है जिसकी शिनाख्त नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ मालिक वो कह रहा है, इसका मतलब है वो मेल है, लाश फीमेल की है। फिर भी कहा कि चलो इसको एक बार चेक करें, वरना रात भर सो नहीं पाऊंगा, इन सवालों का जवाब जब तक नहीं मिले। ड्राइवर से कहते हैं वापस गाड़ी लो। वापस गाड़ी लेकर वो उसी दुकान में फिर से पहुंचते हैं। अब वो वापस जैसे ही दुकान में पहुंचते हैं तो शख्स से पहला सवाल यही कि बताओ तुम्हारा मालिक 30 दिन से नहीं आ रहा है, आखिर गया कहाँ है? तो बोला मालिक लोग थोड़ी बताते हैं। बोले मालिक का नाम क्या तुम्हारे? उसने कहा बीरेन बाबू। बोला पूरा नाम बताओ। बोला बीरेन दत्ता घोष। कहाँ रहता है पता दो। अब वो आनाकानी कर, लेकिन उसने तब तक देख ली पुलिस की गाड़ी है, वो फ़ौरन दे देता है कि साहब ये पता है, कोलकाता में एक जगह टर्फ रोड है, वहाँ का एड्रेस दिया। अब ये कहकर वो वापस घर जाने की बजाय इस टर्फ रोड पे पहुँचते हैं जो उसने पता दिया। वहाँ जाकर जिस नंबर का घर था, जो एड्रेस था, देखा उस घर पे ताला पड़ा हुआ है। अब क्या है, क्यों ताला है? कुछ पड़ोसी घूम रहे थे, उन्होंने पूछा भाई ये घर किसका है? तो उन्होंने कहा जी ये बीरेन दत्ता का है। तो बोले वो कहाँ है? तो बोला मालूम नहीं साहब, हमने काफ़ी दिन से नहीं देखा। तब तक एक महिला आ गई, उससे जब पूछा कि बीरेन दत्ता यहाँ पे, तो बोला हाँ साहब बीरेन दत्ता हैं, लेकिन हम 30 जनवरी के बाद हमने उनको नहीं देखा। अब उसने सीधे डेट बताई। तो यहाँ पे साम्रेंद्र के कान खड़े हुए। उन्होंने कहा 30 जनवरी आपको क्यों याद है? उन्होंने कहा असल में उनकी एक पत्नी है और पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, और वो ये बताकर कि हम इस सरकारी अस्पताल में ले जा रहे हैं, इसकी 9 महीने की गर्भवती थी और इसको पेन हो रहा और डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को मेरे पास भी छोड़ा था, फिर वो ले गए। तो 30 जनवरी को मैंने देखा था पति पत्नी दोनों को। उन्होंने कहा उसकी पत्नी का नाम बेला है, और उसके बाद नहीं देखा। अब ये था कि वो कहाँ होंगे, तो अब ये ढूंढ हुआ तो फिर पता चला उसने एक और पता दिया।
उसने कहा और पता है जहाँ पर बीरेन के कोई जानकार रहते हैं। अब पुलिस वाले लग गए ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वो पता नहीं मालूम था कि कहाँ पे रहते हैं। खैर, अब पुलिस वहाँ तक पहुँची तो देखा कि उस घर में कोई मेल नहीं है, कोई महिला है। अब पुलिस ने कहा कि इंतज़ार करते हैं, अगर उस महिला से पूछताछ हुई और अगर वही कल्प्रिट है, इस लाश से उसका कोई लेना देना है, तो वो चौकन्ना हो जाएगा। सादी वर्दी में साम्राज्य ने अपने कुछ पुलिस वालों को उस घर के आगे लगा दिया। पूरा दिन बीत गया, कोई फायदा नहीं। अब इसके बाद अगली तारीख आ गई और ये तारीख थी 27 फरवरी। 25 फरवरी को वो दवा की दुकान पर गए थे। 27 फरवरी की सुबह सुबह 27 फेब 1954 एक शख्स अपना मुंह छुपाए, गमछा डाले, उस घर के अंदर दाखिल होता है। पुलिस देखती है, बाहर वेट करती है। कुछ देर के बाद वो शख्स उस घर से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता, पुलिस वाले सादी वर्दी में उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पुलिस वाला धीरे से कहता है कि बीरेन दत्ता। तो वो शख्स अचानक पलटता है जिसने गमछे से मुंह छुपाया हुआ है। पहले तो कहता तुम कौन, फिर कहता बीरेन दत्ता। बोला हाँ, लेकिन आप कौन? बोला आपकी पत्नी कहाँ है? अब ये सुनते ही वो घबरा जाता है। इसके बाद फिर पुलिस वाला हाथ पकड़ता और कहता गाड़ी में बैठिए, चलिए ज़रा कुछ बात करेंगे। उसको गाड़ी में बिठाकर अब कलकत्ता के उस जासूसी डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में लाया जाता है। थोड़ी देर के बाद समरेंद्रनाथ घोष बीरेन दत्ता के सामने बैठे थे। अब इसके बाद बीरेन दत्ता अपनी कहानी सुनाता है। कोलकाता का रहने वाला, बचपन में पहले माँ की मौत हो गई, फिर पिता की मौत हो गई। इसकी उम्र 4-5 साल भी नहीं थी। 2 बहनें थी बड़ी, फिर बहनों के साथ रहा। फिर इसके चाचा के कुछ बेटे थे, उनके साथ रहा। चूँकि बचपन में अनाथ हो गया, पहले बहनों ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन बहन कोलकाता के बाहर थी। जो चाचा के बेटे थे वो इसे बहुत मानते थे और अपने भाई चाचा को ही मानते थे। अब उन्हें लगा चाचा तो रहे नहीं दुनिया में, अब ये बच्चा मासूम है, छोटा है, तो इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। तो चाचा ने कहा कि इसको अपने घर ले आओ। ले आए। अब उनके बेटे और ये सब साथ रहने लगा। चाचा इसके उम्र में थोड़े बड़े भी थे, मतलब चाचा के बेटे। अब ये कोलकाता में उन्हीं के यहाँ रहने लगा और पढ़ाई लिखाई करने लगा। लेकिन फिर इसने कुछ पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था, फेल हो जाता। फिर इसे घर में दीदी के यहाँ ज़्यादा आज़ादी मिलती, वहाँ भाग गया। फिर वापस इसके चचेरे भाई ने ले आया कि तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। धीरे धीरे ये बड़ा हुआ। अब उस हमदर्दी तो थी क्योंकि माँ बाप थे नहीं। फिर इसके चाचा के बेटे ने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी सही से संभालो। एक बाकायदा मेडिकल स्टोर खोला, दवा की दुकान उस ज़माने में, और पूरे कानूनी कागजात के साथ वो दुकान उसके नाम करते हुए उसे दे दिया कि ये तुम है, अब इसे तुम चलाओ, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। और रह रहा है वो अपने चचेरे भाई के घर पर ही। चचेरा भाई शादीशुदा था, तो उसकी बेटी भी बड़ी हो गई थी। अब जब इसकी उम्र 24 साल की हुई, बीरेन दत्ता की, तब वो चचेरे भाई के यहाँ ही रह रहा, उसी घर में एक साथ रह रहा। तो इसके चचेरे भाई की एक बेटी थी जिसका नाम था कमला। कमला की उम्र होगी 19 साल, इससे छोटी थी 3 साल, पर सगे चचेरे भाई की बेटी है, उसी घर में रह रहा है। अब बीरेन को उस घर में रहते रहते अपनी मतलब चचेरे भाई की बेटी से प्यार हो जाता है। कायदे से तो देखे रिश्ते में वो उसका चाचा लगता है, लेकिन हो जाता है। अब उधर कमला भी उससे प्यार करती है। बाद में ये दोनों घर वालों को पता चलती है। अब वो इसका विरोध करते हैं, कोई भी नहीं करेगा, मानेगा इस बात को, क्योंकि रिश्ते में वो उसका चाचा लग रहा है, दोनों का बहुत करीबी खून का रिश्ता है। समझाया जाता है लेकिन वो मानते नहीं हैं दोनों। और ये दोनों फिर खामोशी से तय कर लेते हैं कि इस घर को छोड़कर हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। और एक रोज़ चुपचाप से दोनों भाग जाते हैं घर से और कोलकाता में ही एक किराए का कमरा लेते हैं और वहाँ ये रहते हैं। पर ये शादी नहीं करता कमला से, एक झूठ मूठ की शादी करता है। बट जहाँ किराए का घर लेते हैं वहाँ सबको यही बताते हैं कि ये मेरी बीवी, ये दोनों पति पत्नी हैं। और अब कमला का नाम वो बदल देता है और कमला का नाम रखता है बेला रानी। तो अब कमला बेला बन गई। अब बीरेन दत्ता उसके साथ रहने लगता है। थोड़ा वक्त बीतता है, उसे एक बेटा होता है। इधर कमला उससे कह रही है कि हम इस शादी को सरेआम अब सबको बताएं, बट वो ऑफिशियली घोषित तौर पर शादी करने को तैयार नहीं था। सिर्फ मन बहलाने के लिए उसने उसको सिंदूर विंदूर डाल दिया, लेकिन
जो पूरे रस्म व रिवाज के साथ शादी होती उसने नहीं की, लेकिन रहने लगा, दवा की दुकान में भी काम कर रहा है और ठीक ठाक इसकी ज़िंदगी चल रही बेला रानी के साथ। अब एक बेटा पैदा हो गया, लेकिन इसी दौरान में अचानक इसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम है मीरा। ये अपनी दीदी के घर आया जाया करता था, दीदी के साथ अच्छा रिश्ता था, दीदी इसको अब भी मानती थी, लेकिन दीदी भी ये नहीं मानती थी कि इसने जो शादी की है कमला या फिर बेला रानी से वो गलत है, वो उसको सपोर्ट नहीं करती थी। तो मानती थी कि इसने शादी ही नहीं की और उसने लीगली शादी की भी नहीं थी। तो अब ये मीरा इसको पसंद आ जाती है और ये अब मीरा से शादी कर लेता है और इस शादी में उसकी अपनी बहनों की, दीदियों की सहमति थी। अब ये शादी कर लिया, अब इसके पास 2 बीवी। अब इसे ये था कि मीरा को कमला के बारे में पता नहीं और कमला को मीरा के बारे में पता नहीं। इसने एक और किराए पे घर लिया उसी कोलकाता में, और अब घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, और अब दोहरी ज़िंदगी जीने लगा। ये दिन में होता अपनी बीवी, पहली बीवी जो बेला रानी के साथ, और रात को होता ये मीरा के साथ। और घर में इसने ये बता रखा था, वो कहती है बीवी है कि तुम हर रात गायब रहते हो। तो उसने कहा दवा का काम है, दवा की डिलीवरी लेने और ये करने के लिए मुझे कोलकाता के इर्द गिर्द जाना पड़ता है, तो ये काम सारा माल की डिलीवरी या फिर उठाना ये रात को होता है। और ये बहाना करके वो चलता रहा। उधर कई बार मीरा कहती कि तुम दिन में कभी हमारे साथ घर पे नहीं होते, तो यही बहाना करता कि दुकान है, बिजनेस है। अब एक साथ 2 बीवियों के साथ वो रह रहा है। इस दौरान में मीरा प्रेग्नेंट होती है, लेकिन इत्तेफाक से डिलीवरी के बाद ही उसके बच्चे की मौत हो जाती है। इससे मीरा को बहुत सदमा लगता है। उधर जो कमला है वो, उसका बेटा बड़ा हो रहा है। अब ये दोहरी ज़िंदगी चल रही है और इस ज़िंदगी के चक्कर में उसके बिजनेस में भी असर पड़ रहा है। वो दुकान पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, 2 बीवियों के चक्कर में रात और दिन का झगड़ा, ये सारी चीज़ें। इसी दौरान में अब आ जाती है तारीख 2000, बल्कि 1953। 1953 में एक रोज़ अचानक पता चलता है वीरेंद्र दत्ता को कि कमला यानी कि बेला रानी एक बार फिर से प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। इसके बाद वो परेशान हो उठता है। इधर बिजनेस में घाटा, 2 घर चलाना, 2 अलग अलग बीवियाँ, और अब एक और बच्चे की पैदाइश की खबर। उसे लगता है कि अब ये क्या है। फिर उसे ये भी है कि एक ना एक रोज़ कमला और मीरा दोनों को असलियत का पता चल जाएगा, ये डर भी। अब वो इसी परेशानी में रहने लगा। इसी परेशानी के दौर में करीब 9 महीने बीत गए। अब जो कमला यानी कि बेला रानी की डिलीवरी का वक्त आ गया, 9 महीने, और अब ये परेशान है कि डिलीवरी होगी, इसके बाद इस नए बच्चे का लालन पोषण, खर्चा, फिर कल कोई स्कूल, पैसे हैं नहीं, उधर कहीं मीरा को ना पता चल जाए। इन सारी चीज़ों ने फिर इसको ये सोचने पे मजबूर किया कि कुछ ऐसा करें कि दोहरी ज़िंदगी ख़त्म हो और एक ही ज़िंदगी जीऊँ। तो उसके लिए क्या करना था? अब वहाँ इसे एक फ़ैसला लेना था, कमला और मीरा में से किसे चुने। पहला प्यार जो कमला यानी कि बेला रानी, जिससे उसने बगावत करके शादी की, या दूसरी मीरा जिसकी कानूनी तौर पर उसकी बहनों ने शादी को मान्यता दी। उसने मीरा को चुना साथ रहने के लिए और कमला को चुना अब इस ज़िंदगी से आज़ाद करने के लिए। 27 जनवरी 1954 रात का वक्त था। ये दुकान से आया, देखा बेटा सो रहा है। उसने अपनी बीवी से जानबूझ के झगड़ा शुरू किया। अच्छा, उस पहले से एक ज़मीन तैयार कर रहा था। जब वो प्रेग्नेंट हुई बेला रानी, तो उसने कहा कि मेरा बेटा नहीं है, ये तुम्हारे प्रेमी का है, और इस बारे में लेके कई बार झगड़ा भी करता था। इधर एक और साजिश ये रच रहा है कि चूंकि उसकी जो बीवी है मीरा, बच्चे की डिलीवरी के बाद डेथ हो चुकी है, अब वो मीरा को एक कहानी सुना रहा है, और ये कहानी ये है कि उसके फ्यूचर प्लानिंग है। वो कहता कोई बात नहीं, हमारे बच्चे की मौत हो गई, ऊपर वाला है, हम एक काम करेंगे, हम बच्चे को गोद लेंगे। मीरा खुश हो जाती है। फिर एक रोज़ एक कहानी सुनाता है, कहता है कि एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, माँ बाप की मौत हो गई, बच्चा बच गया, और उसने बच्चे की वही उम्र बताई जो उसके अपने बेटे की है,
जो बेला रानी से पैदा हुआ। तो प्लानिंग ये थी कि बीवी का कत्ल करने के बाद वो बेटा चूंकि अभी छोटा है, उसे पता ही नहीं है, वो उसको ले जाकर मीरा की गोद में डाल देगा और कहेगा ये गोद लिया हुआ बच्चा, जबकि है वो उसका अपना बच्चा। तो इसकी ज़मीन तैयार कर रहा है ये सारी चीज़ें। 27 को फिर झगड़ा हुआ उसका बेला रानी से कि ये बच्चा तो मेरा नहीं है, तुम्हारे प्रेमी का है। और इसी झगड़े के दौरान बहाना मिला उसे, उसने एक वजनी चीज़ से अपनी बीवी के सर पे मारा। बेटा सो रहा था, फिर उसका गला दबाया, उसे यकीन हो गया कि वो मर गई है। फिर घर की अलमारी खोली, अलमारी में से सारे सामान बाहर निकाले और बेला रानी की लाश को उस अलमारी में डाल दिया। अलमारी बंद कर दी, वापस आया, बेटे के साथ सो गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 27 जनवरी की रात बीत गई। अब आगे क्या करना है ये सोच रहा है। 28 जनवरी की सुबह उठा। उसे मालूम था कि कई बार बेला रानी बाहर जाती या किसी काम से तो वो अपने बेटे को अपनी एक सहेली को दे देती थी जो उसी एरिया में रहती थी। वो जाता है उसके पास और कहता है कि तुम बच्चे को मेरे 1-2 दिन के लिए संभाल लोगे, क्योंकि बेला रानी का कभी भी डिलीवरी हो सकता है, अस्पताल आना जाना। तो खुशी खुशी तैयार हो जाती है। अब वो अपने बेटे को उसको सौंप देता है। मेडिकल स्टोर जाता है, मेडिकल स्टोर में थोड़ा काम करता है। अखबार पढ़ने का शौकीन था, अखबार जमा करने का शौकीन था। इसके बाद वो जल्दी उस दिन मेडिकल स्टोर से निकलता है, युगांतर अखबार का एक पूरा बंडल दुकान से उठाता है और घर आता है। शाम हो चुकी थी। घर आने के बाद अखबार के बंडल को खोलता है, नारियल की रस्सी पहले ही ले आ चुका था। इसके बाद कुछ पॉलीथिन भी थे उसके पास। अलमारी से अपनी बीवी की लाश को बाहर निकालता है। ये 28 जनवरी की बात है। कत्ल हुए अब लगभग 20 घंटे से ऊपर हो चुका है। बीवी के अब लाश के टुकड़े करना शुरू करता है तेजधार हथियार से। टुकड़े करने के बाद उसे पॉलीथीन में डालता है, पॉलीथीन को फिर अखबार से लपेटता है, अखबार को नारियल की रस्सी से बंद करता है और छोटे छोटे पैकेट बनाता जाता है। इस दौरान उसे लगा कि कुछ स्मेल भी आ रहे हैं। फिर वो बाकी लाशों को छोड़ देता है, अलमारी में वापस रखता है, पूरा फर्श धोता है, फिनाइल के साथ धोता है ताकि कोई महक ना आए, और फिर सो जाता है। 27 की रात बीती, 28 की रात बीती, अब 29 की रात आ गई। 29 का दिन आ गया। 29 को फिर उठता है, दुकान जाता है, वापस आता है और लग जाता है काम पर। लाश के फिर टुकड़े करता है, छोटे छोटे पैकेट बनाता है, पॉलीथिन में, फिर अखबार में। फिर उन सारे पैकेट को अब वो अलमारी में रखता है, पूरे घर की फिर से सफाई करता है फिनाइल डालकर। ये सब कुछ करने के बाद अब रात का वक्त हो गया। कुछ पैकेट उठाता है, एक रिक्शा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। टॉलीगंज के एक इलाके में पहुँचता है। रात का वक्त था, सन्नाटा था। वहाँ एक टॉयलेट के पास देखता है कोई नहीं है, वहाँ 3 पैकेट फेंकता है। फिर इसके बाद घर आता है। अब देखता है कि एक साथ इतने पैकेट नहीं ले जाने। फिर कुछ पैकेट उठाता है और उसके बाद वापस रिक्शा पकड़ता है और वहाँ से थोड़ी दूर के पास एक पार्क में पेड़ के नीचे 4 पैकेट फेंकता है। उसी पार्क में एक और पैकेट अलग से फेंकता है। 8 पैकेट कुल उसने फेंके। ये सब फेंकने के बाद वो घर आता है और 30 जनवरी को वो उस लेडी के पास जाता है जो उसकी बीवी की सहेली थी और कहता है कि थैंक यू, आपने मेरे बेटे को रखा, मैं जा रहा हूँ, आज शायद हॉस्पिटल में डिलीवरी है तो मैं ले जा रहा हूँ और ये फिर वहीं रहेगा, बाकी रिश्तेदार भी आ रहे हैं। और वो अपने बेटे को ले जाता है और बेटे को ले जाकर मीरा के गोद में डाल देता है कि यही वो बच्चा है जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए और अब हम इसको गोद लेंगे, जो उसका अपना बेटा था। ये उसने पूरी कहानी सुनाई। खुद सामरेंद्र नाथ भी चौंक उठे, हिल गए। अब इसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन तो हो गई, सबूत इकट्ठा करने का काम था। तो पहले तो उस हॉस्पिटल के बारे में पता किया गया कि वह कौन है, वहाँ पे ये थी भी कोई नहीं ऑडबिट। तो एक डॉक्टर ने बताया हाँ ये पर्ची थी, पर्ची मिली कि प्रेग्नेंट थी। तो इससे कि ये हो गया कि ये प्रेग्नेंट थी क्योंकि लाश में भी एक बच्चे का भ्रूण मिला था। अब ये था कि चेहरा, क्योंकि पहले लाश कंफर्म तो होना चाहिए, उस वक्त याद रखेगा डीएनए वीएनए नहीं था। तो एक पैकेट में 2 जांग मिले थे, उस एक जांग पे एक मार्क था, बर्थ मार्क, कटा हुआ। माँ ने गवाही दी बेला रानी की। उसने बताया कि मेरी बेटी जब छोटी थी, खेल रही थी, तो एक तेज धार चीज़ पे गिर गई थी, उससे इसके जांग पे बर्थ मार्क, मतलब एक निशान आ गया था, बर्थ मार्क नहीं बल्कि एक चोट का निशान था। तो माँ ने भी पहचान लिया। डॉक्टर की पर्ची मिली, प्रेग्नेंट थी, ये सारी चीज़ें साबित हो गई।
अब इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला। उस वक्त जिसने भी इस कहानी को सुना उसी के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि इस तरह के कत्ल एक पति के हाथों और ऐसी कहानी किसी ने नहीं सुनी थी। सारी दलीलें हुई, सारे गवाहों को, सारे सबूतों को पेश किया गया। तमाम डॉक्टर्स की टीम भी पहली बार पहुंची, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने एक एक बारीकी बताई। इसके बाद अलीपुर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अलीपुर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 1955 में। उस वक्त तेज़ी से मुकदमे का फैसला और सुनवाई हुआ करती थी। इस तरह के जुर्म को देखते हुए अलीपुर सेशन कोर्ट ने कहा कि इसमें सजाए मौत से कम कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती, और बीरेन दत्ता घोष को अलीपुर सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। इस फैसले को फिर कोलकाता हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी तमाम सबूत, गवाह देखे, निचली अदालत के फैसले पर नज़र डाली और कहा कि इसके लिए बीरेन दत्ता को फांसी से कम की सज़ा तो होनी ही नहीं चाहिए। हाईकोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, और ये सब कुछ 1955 में हो रहा, और 1954 में ये कत्ल हुआ, याद रखिए। 1955 में कोर्ट का निचली फैसला आया, 1955 में हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1955 के एंड में अपना फैसला सुनाया कि बीरेन दत्ता को फांसी ही की सज़ा मिलनी चाहिए, जिस तरह का उसने ये जुर्म किया है। हर अदालत से वो अपना मुकदमा हार गया, किसी की हमदर्दी उसके साथ थी नहीं, और आखिरकार 28 जनवरी 1956, यानी कि जिस रोज़ पहली बार बेला रानी के कत्ल के वो हुआ और जो लाश के टुकड़े मिले, या यूँ कहीं 27 जनवरी को कत्ल हुआ था, ठीक उसके 2 साल बाद 27 जनवरी की रात को कत्ल हुआ था 1954, और 28 जनवरी की सुबह 1956 अलीपुर सेंट्रल जेल में बीरेन दत्ता घोष को फांसी दे दी गई। बेला रानी केस के नाम से ये केस बेहद चर्चित और मशहूर रहा है अपने ज़माने में। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।